हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आगामी किसी भी परीक्षा के लिए आपके जीके के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं हम उच्च न्यायालय के बारे में। इसमें सिर्फ वही फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं जो कि प्रश्न बनते हैं। आप उच्च न्यायालय को पढ़ने के बाद किसी भी प्रैक्टिस सेट से कुछ भी आप सॉल्व करेंगे, आपके सारे आंसर इसमें से आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, इसमें पहली बात तो उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो याद रखेंगे 214। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने जब कल बताया था तभी आपको बता दिया था कि जैसे आपका यहाँ पे 124 है, जब आप इस 1 को बीच में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 214। तो 214 में जो है आपका हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता के बारे में। देखिए, चीफ जस्टिस है यहाँ के, या तो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट की। तो देखिए, 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में क्या होना चाहिए, उसे जज होना चाहिए। ठीक है, मतलब न्यायाधीश के पद पर होना ज़रूरी है, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत। ठीक, अगर वो 10 साल तक लगातार किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, सपोज करिए कि किसी वो एक स्टेट में है किसी न्यायालय में, फिर उनका ट्रांसफ़र कहीं और होता है या वो कहीं और पर ज्वाइन करते हैं, लेकिन लगातार 10 साल तक अगर वो न्यायाधीश के पद पर हैं अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्षों तक, तब वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। या तो फिर वो 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर रहे होंगे तो उनकी योग्यता होगी हाई कोर्ट के जज बनने की, मतलब न्यायाधीश बनने की। हम देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो या तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसकी सलाह पर की जाएगी, ये ज़रूरी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह पर, और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह पर, और राज्यपाल की भी सलाह ली जाती है इनकी नियुक्ति करने के लिए, क्योंकि हर राज्य के राज्यपाल भी होते हैं प्रमुख वहाँ के लिए, तो उनकी भी इसमें सलाह ली जाती है। वर्तमान में आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, मैंने बताया था कि टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, और जो 25वां हाई कोर्ट हमारा बना है आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है। मैंने उसके कुछ खंडपीठ जहाँ पर वो बनाए गए हैं, देखिए जहाँ पर हाई कोर्ट बनाए जाते हैं, अगर उनका कार्य क्षेत्र ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी खंडपीठ भी बना सकते हैं। कुछ ही जगह पे खंडपीठ है जो कि आपको लिस्ट दी जा चुकी है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय हो सकता है। देखिए, हमारे इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन हमारे हाई कोर्ट की जो संख्या है 25 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 231 के तहत एक राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, कई राज्यों से 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, शेयर कर सकते हैं वो लोग अपना एरिया। ठीक है, आपको उसकी भी लिस्ट दी जा चुकी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे, किसमें बना है, तो 216 आर्टिकल में बताया गया है। किसी भी हाई कोर्ट में जो हमारा हाई कोर्ट होगा उसमें एक तो आपके चीफ जस्टिस हो जाएंगे, ठीक, और अन्य जो होंगे आपके जस्टिस होंगे। तो इनकी जो संख्या है उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक मुख्य न्यायाधीश तो होंगे, अन्य कितने न्यायाधीश होंगे इसकी जो संख्या है राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करती है, और वो संख्या कैसे बढ़ाते हैं तो या कम करेंगे। तो देखिए, वहाँ का अगर कोई हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश को देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो जनसंख्या के देखा जाता है कितनी है, वहाँ पे वर्क लोड कितना है, उसके हिसाब से राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाते हैं। देखिए, इनकी योग्यता को मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 साल तक
अगर वो किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश पद पर रहे हों या 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में अगर वकालत कर रहे होंगे तो उनकी योग्यता होती है हाई कोर्ट के जज बनने की। और 62 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम एज 62 साल होती है, तो उससे कम के होंगे तभी वो न्यायाधीश बनेंगे। ये आर्टिकल 217 में बताया गया है। अब आर्टिकल 220 में देखिए है, सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में नहीं। तो आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश होंगे वो किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अपने से नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते। और एक कंडीशन और है कि जिस न्यायालय के, मतलब जिस उच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश रह चुके हैं, उस हाई कोर्ट के अंदर भी वो वकालत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, इनके वेतन के बारे में बताया जा रहा है। इनके वेतन को आर्टिकल 221 में बताया गया है। इनको जो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से मिलता है, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2.5 लाख रुपए है वेतन, और 2,25,000 वेतन है अन्य न्यायाधीशों का। आपको बता दें कि जो इसकी राज्य की संचित निधि है उसमें से इनको वेतन तो दिया जाता है, लेकिन जब ये रिटायर होते हैं तो इनकी जो पेंशन होती है वो राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाता है, वो केंद्र सरकार की भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 223 में बताया गया है। जिस प्रकार से आपने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था कि वहाँ पर भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन वहाँ कोलेजियम था, उसमें से बनाए जाते थे। और इसमें क्या है, राष्ट्रपति ही इसमें भी नियुक्त करता है, लेकिन वो किसी भी न्यायाधीश को जिसको वो चाहे वो कर सकता है। इसमें श्रेष्ठता की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो सीनियर है तो उन्हीं को बनाना ज़रूरी है, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आर्टिकल 222 में क्या बताया गया है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण, मतलब उनके ट्रांसफ़र की बात है। राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कर सकते हैं। और आर्टिकल 224 जो है अपर और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अतिरिक्त न्यायाधीश का मतलब समझ लीजिए, जैसे देखिए कोई भी हाई कोर्ट है, वहाँ पे अगर काम ज़्यादा हो गया है और न्यायाधीश कम है, केस ज़्यादा है, तो 2 वर्षों के लिए वो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन जिस न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे उनकी भी योग्यता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कहीं मेंशन नहीं कि वो भारत का नागरिक हो। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की वीडियो में भी बता दिया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। जब भारत की बात हो रही है तो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। देखिए, आर्टिकल 226 में जो है रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें है 226 में। और आपको बताया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है। यहाँ पर हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिटों को बताया गया था। ठीक है, जिसमें से परमादेश था और आपके 5 प्रकार की रिटें थी। और इसी प्रकार से 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ इसे अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। देखिए, 215 में अभिलेखीय अधिकारिता है इसके पास। अभिलेखीय अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास भी थी, मैंने बताया था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और उस पर कोई निर्णय लिया गया, फाइनल डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस डिसीजन को हमेशा के लिए रख लिया जाता है कि सेम अगर वैसा मैटर दोबारा किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में आता है तो उसको देख के वैसा ही डिसीजन लिया जा सके। उसी प्रकार से
हाई कोर्ट में भी अभिलेखीय अधिकारिता के तहत आता है। अगर हाई कोर्ट ने भी कोई डिसीजन बता दिया है तो उसके निचले जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसको अभिलेखीय न्याय के रूप में रख सकते हैं। मतलब सेम जैसा फैसला जिस चीज़ के लिए सुनाया गया था, अगर वैसा ही मैटर आता है तो वैसे ही डिसीज़न लिया जा सके। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी थी हाई कोर्ट के बारे में। आप लोग 1 से 2 बार इसको क्लियर समझ लीजिएगा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।